हेलो फ्रेंड्स, ये एटॉमिक फिजिक्स का फोर्थ लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्टकमिंग बताई थी। उन्होंने जो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दिया था, उसमें क्या डिफिकल्टीज थी उसके बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग बोर ने एटम के स्ट्रक्चर के लिए जो मॉडल दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में बोर ने किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगी उसके लिए जो फॉर्मूला दिया था, उसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया था, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन क्या स्पेक्ट्रा देता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में होता है तो वो लाइन स्पेक्ट्रा देता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है तो बैंड स्पेक्ट्रा देता है, और वैसे एलिमेंट क्या देते हैं, सब कंपोजिट मिलके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देता है। हमें एटम का स्ट्रक्चर देखना है तो लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन के केस में देखना है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसमें लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है, कैसे दी गई थी, और बोर ने इन सीरीज को कैसे अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया। फिर हम रेट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। रेट्स ये क्या है और कैसे दिया गया था, बोर की थ्योरी से कैसे सपोर्टेड है। ये एक्चुअली ये सब पहले से ही डेवलप हो चुके थे। बोर की थ्योरी, जो बोर ने एटम के स्ट्रक्चर के लिए थ्योरी दी थी, उससे पहले ही ये फॉर्मूले एम्पिरिकली एस्टैब्लिश हो चुके थे, यानी कि ऑब्जर्व फॉर्मूले में फिर कैलकुलेशन करके। लेकिन इनको बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल से भी प्रूव करके दिखाया। तो ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उनका न्यूक्लियर मॉडल जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है एटम के, और इसमें पॉजिटिव चार्ज और सारा मास, यानी कि डेंस भी होता है, ये बहुत सारा मास इसका कॉन्सेंट्रेट है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ किसी भी रेडियाई की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये एटम की डायमेंशन मैंने बनाए हैं, और इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्लासिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्लासिकली ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी का लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा। साथ में हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था उसको भी रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे। उसके इनके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये घूम रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा है, वो हर ऑर्बिट में घूम सकता है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन जो एटॉमिक स्टेट में है उसका क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा, जो कि बामर ने पहले ही सर्च कर लिया था, ठीक है। दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है उससे भी रदरफोर्ड का मॉडल मैच नहीं कर रहा था। तो बोर ने थ्योरी दी थी जो कि क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली दोनों के ऊपर बेस्ड थी, इसीलिए सेमी क्लासिकल मॉडल है जो बोर का मॉडल है। उसमें 3 पॉस्टुलेट दिए उन्होंने। फर्स्ट पॉस्टुलेट के बारे में बात करें, 3 पॉस्टुलेट का मतलब एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए उन्होंने 3 कंडीशन बताई। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट, ये ध्यान रखना है, स्टेशनरी एंड नॉन रेडिएटिंग, स्टेशनरी एंड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट होती है ये फिक्स्ड ऑर्बिट है। इनका ऐसा नहीं है कि सारी के सारे स्पेस में जो एटम के अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में जितने में एटम एग्जिस्ट करता है उसके अराउंड जितना भी खाली स्पेस है उसमें जो ऑर्बिट होंगी वो कुछ नंबर में एग्जिस्ट करेंगी, डिस्क्रीट अमाउंट में होंगी, ठीक है। हर पॉसिबल रेडियाई से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो ऑर्बिट होंगी वो स्टेशनरी है एंड नॉन रेडिएटिंग है। और घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड जो घूमता है उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलेगा, जो कि रदरफोर्ड का मॉडल है, सेम है। बस इसमें क्या करेक्शन किया उन्होंने कि जो ऑर्बिट हैं वो स्टेशनरी हैं एंड नॉन रेडिएटिंग है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट ये हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ई जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। हाइड्रोजन के केस में Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कूलम्बियन फोर्स होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है, देखिए जब भी कोई चीज रोटेशन मोशन में होती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इस ऑर्बिट का भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस आर है, ओके, इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मान लिया एल है, तो एल इज इक्वल टू एम वी आर। v इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये इज इक्वल टू एन एच क्रॉस के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये उन्होंने क्वांटाइजेशन रूल लिया था। ये यहाँ पे देखिए कि ये क्लासिकल अप्रोच थी और यहाँ पे क्वांटाइजेशन, इसीलिए जो बोर का मॉडल है वो सेमी क्लासिकल है, ठीक है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि h क्रॉस लिखा है मैंने, ये आपका h अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। और n यानी डिस्क्रीट नंबर, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 ये हो सकती है, उसके बीच की नहीं हो सकती है। दैट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट अमाउंट में हो सकता है, n h क्रॉस का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। या तो ऑर्बिट जो होगी वो h क्रॉस होगी या 2h क्रॉस या 3, उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो ये ऑर्बिट है वो तो नॉन रेडिएटिव हैं और स्टेशनरी हैं। तो ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रोटेट करता है, तब कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होता, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन भले ही चार्ज पार्टिकल है, भले ही एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करता। फिर ये स्पेक्ट्रा कहाँ से आता है हाइड्रोजन का, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्बिट हैं। जब भी कोई भी एनर्जी बाहर से एटम को सप्लाई की जाती है किसी तरह से, मान लिया आपने इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो मरकरी वेपर है, ठीक है, उसमें मरकरी के एटम्स हैं और उनको आपने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे मरकरी के एटम और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। जब ये आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो वहां पे ज्यादा देर नहीं रह पाता है, फिर वो एनर्जी को रिलीज करके वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट आपको समझ में आ गई। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, और वापस रिलीज करके उसी ऑर्बिट में आ जाता है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। तो इस प्रोसेस में वो एक फोटोन को रिलीज करता है जिसकी एनर्जी h न्यू के इक्वल होगी, और न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है। तो इससे आप बता सकते हैं कि किस वेवलेंथ की वेव को उसने बाहर निकाला है, ठीक है। तो वो आपकी स्पेक्ट्रा में आ जाएगी, ठीक है। तो ये h न्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, En2 माइनस En1। मान लिया एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर में जा रहा है, तो N2 से N1 में गया तो h न्यू एनर्जी को उसने बाहर एमिशन हुआ, तो ये आपको बताएगा कि किस वेवलेंथ की एनर्जी निकली है, ठीक है। वो अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में समझेंगे। तो ये तीनों पोस्टुलेट हैं जो बोर के मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि बोर ने किसी भी ऑर्बिट की रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला दिया, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला दिया, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया, उसको हम ड्राइव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन r² था। फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम, और ये हमारे वैल्यू आ गई है एक रिलेशन से। सेकेंड रिलेशन, इसी रिलेशन को हम थोड़ा चेंज करें तो mv² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R। सेकेंड रिलेशन के अकॉर्डिंग L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH क्रॉस के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हम इस वाली इक्वेशन का अगर स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें क्या क्या निकालना है, हमें तो रेडियस निकालनी है, एक वेलोसिटी निकालनी है और एक एनर्जी निकालनी है। तो किसी भी तरीके से आप अरेंज कर दीजिए n² h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए mv² की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो यहाँ m आ जाएगा, तो m² 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से r कैंसिल हो गया, तो r जो हुआ, r की वैल्यू यहाँ पे आपका m इससे कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, r की वैल्यू निकालनी है, m ई स्क्वायर नीचे आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप k से भी डिनोट कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे रख दीजिए, तो उसके हिसाब से इसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर ये होती है। तो यहाँ पे आपने r की वैल्यू निकाल ली और ये देखिए, इसे अगर आप देखें तो देखिए ये सारा का सारा n के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा वैल्यूज आपको पता होती हैं। ठीक है, तो इसको पूरे की वैल्यूज को आप अगर एटम हाइड्रोजन नहीं ले रहे होते, जेड रख रहे होते, तो जेड भी नीचे आ जाता। ठीक है, तो वो किसी भी एटम के लिए एटॉमिक रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनकी वैल्यू सारी रखने के बाद आपको a नॉट मान लिया उसको n स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक है, तो आर एन ये nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो इज इक्वल टू इस प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू जो है मान लिया a नॉट है इंटू n स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, किसी भी एटम के लिए जेड की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अब मान लो हाइड्रोजन एटम है तो जेड आपने हटा दिया। ठीक है, ये वैल्यू a नॉट हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी। ओके, उसके बाद आपने nth ऑर्बिट लिया तो n से n के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मान लिया आपने कहा r1 फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो a नॉट है, तो सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो a नॉट को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4 × a नॉट हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसको बनाना चाहें, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो जो आपकी सेकंड ऑर्बिट होगी वो 4 टाइम बड़ी होगी रेडियस। ठीक है, ये देखिए, और जो थर्ड ऑर्बिट होगी वो 9 टाइम बड़ी होगी। तो ऑर्बिट दूर 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 होते चले जाते हैं। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हो, जेड की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाती है एज कंपेयर टू लाइटेस्ट एटम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लो हाइड्रोजन के केस में जो रेडियस है वो a नॉट है, तो अगर कोई हैवी एटम अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए यूरेनियम तो बहुत हैवी है, उसकी जो रेडियस होगी वो इससे कम होगी, तो एटम का साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये बात अलग है कि यूरेनियम जो होता है वो न्यूक्लियर फिशन भी शो करता है, क्योंकि वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, वो न्यूक्लियर फिशन करता है। ठीक है, लेकिन एटम का साइज ऐसा नहीं है कि आपने भरना शुरू किए इलेक्ट्रॉन तो वो बहुत बड़ा हो गया। ये कांटेक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है किसी भी ऑर्बिट की रेडियाई। अब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में कितनी होगी। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका v है, तो v इज इक्वल टू NH क्रॉस अपॉन mr, और r की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या निकाली है, तो v की वैल्यू जो होगी nth ऑर्बिट में इज इक्वल टू होगी NH क्रॉस अपॉन m, और देखिए r की वैल्यू रख दीजिए, r यहाँ पे रखेंगे तो n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और m e स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ एक टर्म n के अलावा। ठीक है, तो यानी कि जो nth ऑर्बिट जो होती है, n हमने यहाँ से कट जाएगा। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में सेकंड ऑर्बिट की हाफ हो जाएगी, थर्ड की, क्योंकि Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। यहाँ पे देख रहे हो आप n के ऊपर डिपेंड कर रहा है 1/n के, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में v है तो सेकंड ऑर्बिट में v/2 हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में v/3 हो जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है
वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड चीज हमें निकालनी थी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी nth ऑर्बिट में कितनी होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें अगर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकालना है तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। ओके, तो यहाँ से आपको पता है बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग mv² अपॉन r इज इक्वल टू k e² अपॉन r²। तो यहाँ से आपने r से r कैंसिल कर दिया, तो यहीं से आप निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ k z e² अपॉन 2r। ठीक है, ये तो गई काइनेटिक एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से आर ऑर्बिट के रेडियस में लाने में जो वर्क किया जाता है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये हमें पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर रेडियस का ऑर्बिट में ही तो हम निकाल रहे हैं ना एनर्जी, तो ये इंटू ये आपका फोर्स F इंटू डी आर के इक्वल होगा। और ये आपका कितना है ZE² अपॉन आर के, तो यहाँ से निकल जाएगा k ZE² अपॉन r स्क्वायर है तो r हो जाएगा माइनस के साइन के साथ। अब आपने टोटल एनर्जी अगर निकाली तो ये आपकी आ जाएगी माइनस के साइन के साथ k ZE² अपॉन 2r। अब जब हम दोनों को एडिशन करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ है, तो ये आपकी हाफ है, इससे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा निगेटिव साइन के इक्वल दिस। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए कि ये जो निगेटिव टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के साथ बाउंड है, यानी क्लोज ऑर्बिट में। अगर आपने इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दी तो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें हमने आर की वैल्यू भी अगर रखी है इक्वल हो जाएगा माइनस का k ZE² अपॉन r की वैल्यू हमने पीछे फॉर्मूले में क्या निकाली है, r इज इक्वल टू n² h क्रॉस स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन m e²। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं n² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m e², यहाँ पे k आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखें, इसे आप k लिख दीजिए यहाँ पे। तो r की वैल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1/r है ना, तो r उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, तो n² h क्रॉस स्क्वायर तो यहाँ जाएगा और m e² k ये यहाँ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन में एनर्जी E इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा, ये तो सेम है, ZE⁴ m k² अपॉन n² h क्रॉस स्क्वायर। ओके, h क्रॉस क्या है, h अपॉन 2 पाई, तो h² अपॉन 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है, ये फॉर्मूला आ गया है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए nth ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख रहे हो कि ये इसके एनर्जी जो है वो ऑर्बिट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगी तो निगेटिव एनर्जी कम होती चली जाएगी और ऑर्बिट की एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा ऑर्बिट के लिए एन की जो टोटल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कोई, फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एनर्जी कितनी है। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में जंप करता है या n2 से n1 में जंप करके एक फोटोन को रेडिएट करता है तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए था, ये मिट गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अभी हम एनर्जी यहाँ नोट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू निगेटिव 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, m e⁴ ZK², ये ध्यान रखना है, अपॉन n² h², ये सेम 2 पाई स्क्वायर है, ZM e⁴ k² अपॉन n² h²। अब हमने कहा मान लिया n1 ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की जगह n1 हो जाएगा और n2 की
N की जगह N2 हो जाएगा। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है एनर्जी का कि E2N ऑर्बिट से E1 ऑर्बिट में आई है या En2 ऑर्बिट से En1 ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, तब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2π² m⁴ Z² ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सेम रहेगा, बस केवल n की जगह यहाँ पे N2 आ जाएगा और 2π² m⁴ Z/N1² ठीक है। कॉमन सारी जो वैल्यूज हैं उनको कॉमन ले लेंगे तो बाहर हमारा आ जाएगा 2π² m⁴ यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। इसका काम हो चुका है, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है डेल्टा E के लिए और डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा h न्यू के इक्वल, यानी कि इतनी एनर्जी का फोटोन बाहर निकलेगा, इतनी एनर्जी का जो रेडिएशन है या फोटोन है बाहर निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप करेगा। ये चीज क्लियर है। और h न्यू इज इक्वल टू होता है hc/λ। h आप यहाँ ले गए और c को भी आपने यहाँ कर दिया, तो ये 1/λ के इक्वल हो जाएगा और इसको कहते हैं न्यू बार, यानी ये आपका होता है वेव नंबर। एक्चुअली जो बामर हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि वेवलेंथ के टर्म में ना कैलकुलेट करके एनर्जी को वेव नंबर के टर्म में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वेव नंबर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। देखो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है और ये होता है h न्यू hc/λ। तो यानी कि अगर हम h c न्यू बार करें तो न्यू बार प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए हम वेव नंबर में कैलकुलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेव नंबर है जिसमें हमने h और c यहाँ पे लेके चले गए हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आप ये देखिए कि ये जितना भी पोर्शन है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी वैल्यूज आपको पता होती हैं, तो आप इसको r से रिप्लेस कर सकते हैं। r⁻n1² 1/r⁻n2², r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये फॉर्मूला आया वेव नंबर के लिए। और तो यहाँ पे r क्या है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। r जो है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट। अब मैं आपको एक नॉलेज की बात बता देती हूँ। देखिए 1985 में बामर ने एक सीरीज फाइंड आउट की थी जो कि विजिबल रीजन में थी और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में से निकल रही थी। उसको उन्होंने बामर सीरीज का नाम दिया था और एम्पिरिकली उसको प्रूव भी किया था, उसके लिए फॉर्मूला निकाला था जो फॉर्मूला इसके इक्वल निकल के आ रहा था। अब बोर के जो एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग भी ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है और इसमें अगर हम N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 यानी कि इक्वल टू 3 या 4 या 5 रखते हैं तो तब ये मैच कर रहा था बामर सीरीज से, ठीक है। अभी इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट सीरीज होगी। तो ये देखिए, तो रिडबर्ग ने उनको हेल्प किया था और उन दोनों ने, बामर ने और रिडबर्ग ने मिलके इन सीरीज को एम्पिरिकली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो रिडबर्ग की जो वैल्यू थी, रिडबर्ग कांस्टेंट कितना है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आई वही हाइड्रोजन एटम के लिए इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करके आई। तो आपको काम करना है कि ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको निकाल के देखना है कि क्या इसी के इक्वल निकल के आ रही है। तो अगर आ रही है तो ये तो पहले ही प्रूव हो चुका था, बामर ने प्रूव किया था फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने बामर सीरीज को देखा, ठीक है। और जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया तब भी उन्होंने इसको निकाला और इस तरह से वेरीफाई हो गया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एटॉमिक जो मॉडल उन्होंने दिया है वो एकदम फिट बैठता है, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है। एक्चुअली 1885 में बामर ने हाइड्रोजन
में से कुछ विजिबल रेडिएशन को देखा, उसको डिटेक्ट किया, तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। उसके लिए जो उन्होंने फॉर्मूला निकाला था उसमें वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इससे बिल्कुल मैच करता था। ठीक है, जो इसकी वैल्यूज थी वो बिल्कुल इससे मैच करी है। रिडबर्ग के साथ मिलकर उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया, तब उससे भी यही वेव नंबर के लिए यही फॉर्मूला निकल के आ रहा था। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिए, अगर एनर्जी निकालनी होगी तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, hc अपॉन लैम्डा होती है। तो ये आपका 1/λ की वैल्यू निकल के आई है। तो इसमें आपने वैल्यू अगर रखी है तो RHc 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा। ये आपकी वैल्यू आएगी डेल्टा ई की। ठीक है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी, जो भी एमिट हुआ फोटोन उसकी एनर्जी के लिए निकल के आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम के लिए बामर ने तो प्रूव कर दिया, उसके बाद लायमन ने, पाश्चन ने, ब्रैकेट ने, फुंड ने, इन सब साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा को देखा और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देखा। तो हम एक बार देख लेते हैं। लायमन सीरीज बोला उन्होंने, लायमन के ऑनर में उसका नाम रखा गया। फिर बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड सीरीज, PFUND, फुंड सीरीज। तो ये सारी सीरीज हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिलती है। लायमन ने इसको अल्ट्रावायलेट रीजन में देखा, जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि अल्ट्रावायलेट रीजन में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। ये ध्यान रखना है, एटम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रा देता है। तो कुछ लाइंस मिली, तो वो लायमन सीरीज के नाम से मानी गई। और बामर ने इनको विजिबल रीजन में देखा। हर रीजन की अपनी अपनी वेवलेंथ है, ये सब आपको पता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। और ये तीनों सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में मिली। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रीजन होता है। ये आपका शॉर्ट बीच का रीजन हो गया, जिसमें 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक की इसमें जो वेवलेंथ होती है। और अल्ट्रावायलेट रीजन तो आपका पता है कि बहुत कम वेवलेंथ का होता है और हाई एनर्जी का होता है। ठीक है, तो ये सारी लाइंस मिली डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लायमन सीरीज है उसमें जो N1 है वो आपका 1 होगा और N2 आपका 2, 3 एंड सो ऑन कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर एमिशन की बात करें तो फाइनल स्टेट 1 आएगा, यानी 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में अगर आती हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होके आता है तो हमेशा लायमन सीरीज मिलती है। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें आपका N1 की वैल्यू 2 होगी, N2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन होगी। ये आपकी पाश्चन जो है, इसमें N1 आपका 3 होगा और N3 आपका 4, 5, 6 एंड सो ऑन होगा। और ये आपका N1 4, N2 आपका 5, 6, 7। और ये आपकी फुल जो सीरीज है उसमें N1 आपका 5 है और N2 की वैल्यू 6, 7 एंड सो ऑन होगी। तो इस तरह से ये सीरीज मिलती हैं और इसकी जो स्पेक्ट्रा आता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो स्पेक्ट्रा मिला इसमें आप ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो वेवलेंथ है, अगर आपकी इसकी वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही है उल्टा, तो इस तरह से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है आपके स्केल पे। तो यहाँ पे आपका सबसे छोटी वेवलेंथ का रीजन होगा। तो सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी? अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में वैसे अल्ट्रावायलेट नहीं होती, वैसे एक्सरेज और उससे छोटी गामा रेज होती है, लेकिन जो सीरीज मिली है वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड में मिली है। तो यहाँ पे इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे छोटी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में है। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप मिला लाइंस का। उसके बाद विजिबल रीजन था,
यहाँ पे भी लाइंस का कुछ ग्रुप मिला। उसके बाद आपका इंफ्रारेड रीजन था, यहाँ पे जो लाइंस थी एमिशन लाइंस, उनके 3 ग्रुप मिले, पार्शियल, ब्रैकेट एंड फोन। अब हम अल्ट्रावायलेट की ही बात करें तो अल्ट्रावायलेट में जो लॉन्ग वेवलेंथ रीजन है वो यहाँ पे होगा और शॉर्ट वेवलेंथ वाला इधर होगा, ठीक है, राइट साइड में, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना वेवलेंथ और इधर की साइड बढ़ रही है। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ वाला रीजन है, इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा था और जैसे ही वेवलेंथ कम होती चली जा रही है तो सेपरेशन कम होता चला जा रहा है इस तरीके से, और धीरे धीरे करके ये एक दूसरे में मर्ज कर रही हैं और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दे रही हैं। बात समझ में आई कि लॉन्ग वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट के लॉन्ग वेवलेंथ में जो लाइंस हैं उनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा है और उसी के शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में सेपरेशन कम होता चला जा रहा है और बाद में ये सीरीज लिमिट कहते हैं, इसमें इनके बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है लाइंस के बीच का, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूअस होना शुरू हो जाता है। विजिबल में भी लॉन्ग वेवलेंथ है, उसमें सेपरेशन ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है एंड फिर सीरीज लिमिट बन जाएगी। पार्शियल ब्रैकेट फुंड में 3 स्पेक्ट्रा हैं, पार्शियल वाला उसमें भी ऐसे ही होगा, ये ज़्यादा है फिर कम होता चला गया एंड सो ऑन, फिर ज़्यादा है कम होता चला गया एंड सो ऑन। आप अपने हिसाब से इसका डायग्राम बना लेना, पहले में ज़्यादा रखना, फिर सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम एंड फिफ्थ में उससे कम एंड सो ऑन। फिर आप इसके बाद यहाँ पे लाइंस ऐसे कर देना, एक कंटिन्यूम मिल गया आपको। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन एटम के केस में, ठीक है। ये तीनों ये 5 की 5 सीरीज इस तरीके से मिलती है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता है वो 1 डायमेंशनल ग्राफ है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, वो जो ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है, यानी कि अभी हम हाइड्रोजन के केस की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में जो ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है इज इक्वल टू, आपको भी मैंने बताया ही है, माइनस के RH अपॉन n स्क्वायर होता है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आपकी माइनस RH के इक्वल है। R आपको पता है वैल्यू, H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, तो ये माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। दैट मीन्स कि सबसे लोएस्ट लेवल की जो एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम एनर्जी को प्लॉट करें तो आपको ये भी पता है कि जो सेकेंड लेवल है उसकी एनर्जी इसके 4th टाइम डाउन हो जाएगी। तो हम यहाँ ये भी ना लिखें, हम क्या लिखें इसको, RH माइनस के RH, और सेकेंड जो है माइनस के RH अपॉन 4। थर्ड, तो इसमें आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम में देखिएगा, ये डिफरेंस ज़्यादा है, फिर उसके बाद डिफरेंस कम होता चला जा रहा है, ठीक है, और कम, फिर और कम एंड देन फिर कम होता क्या हो जाता है, ये पास आती चली जाती हैं लाइंस और फिर कंटिन्यूअस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस RH अपॉन 9, माइनस RH अपॉन 16, माइनस RH अपॉन फिर कितना हो जाएगा 525 एंड सो ऑन। तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देखिए n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो E की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब मेन चीज़ है कि ट्रांजिशन कैसे हुआ। मैंने अभी आपको बताया था लाइमन सीरीज में जो फाइनल ऑर्बिट है वो आपकी N1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, इसको आप क्या बोलते हो, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसके बाद जितनी भी ऑर्बिट हैं फॉर हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ग्राउंड स्टेट फर्स्ट स्टेट में ऑर्बिट में ही रहेगा। नॉर्मल अगर रहेगा तो वो फर्स्ट एक्साइटेड, अगर नॉर्मल रहेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। और अगर उसको एनर्जी सप्लाई की भी है बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से तो वो सेकेंड थर्ड किसी में भी जा सकता है, लेकिन फाइनली आना कहाँ है, उसे ग्राउंड स्टेट में ही आना है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं एक्साइटेड स्टेट में था, इसमें या कहीं भी था, तो अगर वो जंप करके N1 में आता है तो इसके कॉरस्पॉन्ड जितनी भी सीरीज मिलती है वो आपकी लाइमन सीरीज है, ओके। और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशन होता है। और जो आपको सीरीज मिलती हैं उसमें आपको मैंने बताया कि उसकी जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रीजन है उसकी लाइन, फिर उसके बाद
सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन उसके पास, फोर्थ लाइन के पास, फिफ्थ लाइन के और पास एंड सो ऑन कंटिन्यूम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हो कि ये जो लेवल है वो पास आते चले जा रहे हैं, उनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम हो गया है। अब हम बात करें बामर के लिए, बामर में अगर यहाँ से सेकंड में आया, यहाँ से सेकंड में आया, यहाँ से सेकंड में आया, सेकंड इसकी फाइनल स्टेट है, तब आपको कौन सी सीरीज मिलती है, बामर। और बामर का भी स्पेक्ट्रा आप समझ सकते हैं, जो लॉन्ग वेवलेंथ रीजन है उसमें सेपरेशन ज़्यादा, और जैसे जैसे शॉर्ट वेवलेंथ है तो सेपरेशन कम होता चला जा रहा है। ये किस रीजन में पड़ रही है, अल्ट्रावायलेट, और ये विजिबल। और इसी तरह से पार्शियन, ब्रैकेट एंड फुन, उन सब सीरीज में भी इसमें आपका सेकंड में आया, थर्ड में आएगा, ये एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद ऐसे ये आपकी पार्शियन की हो गई, ब्रैकेट की ये हो गई, और फुंड की ये फिफ्थ जो है ऑर्बिट उसमें आएगा, जहाँ से ऊपर वाले लेवल से। तो ये आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, मेन चीज़ है कि समझना। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से समझ में आ गया एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो कैसे बनाया जाता है। इसमें केवल यहाँ एनर्जी आपने बनाई है, ये वन डायमेंशनल ही डायग्राम होता है, और उसमें आपने ग्राउंड स्टेट दिखा दी है खाली। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि रेडियस है उसके साथ वेरी कर रहा है, सिर्फ आपने एनर्जी को ही प्लॉट किया है, वन डायमेंशनल एनर्जी डायग्राम में। तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कुछ और भी है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फ्रेंड्स, और रेट्स कॉम्बिनेशन और भी बहुत कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का जो एक्चुअली लेंथ है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बस इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।